हेलो एवरीवन। इथियोपिया का नाम आपने सुना होगा। बहुत ही यूनिक देश है ये, और ये अपने इतिहास को लेकर, अपने ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर, यहाँ के कल्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर हम इसके आधिकारिक नाम की बात करें तो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है ये इथियोपिया का, और चारों तरफ से ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर अफ्रीका के मैप पर देखें तो एक हॉर्न जैसा बना होता है, तो ये जो हॉर्न वाला पार्ट है उसी में इथियोपिया है। तो इसका इतिहास और इसकी संस्कृति और अपनी आबादी के लिए ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा फेमस है, जो नाइजीरिया के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला ये राष्ट्र है। और इसकी राजधानी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एडिस अबाबा। तो एक तरह से अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखें तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड में नेशंस में इथियोपिया आता है, और इसमें इतने खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे हैं, जैसे ग्रेट रिफ्ट वैली है, प्राचीन चट्टानों को काट के जो बनाए गए चर्च हैं, जैसे लालीबेला बहुत फेमस है। और यहाँ का जो कैलेंडर है वो पूरी दुनिया से थोड़ा पीछे चलता है, जैसे वहाँ पर इथियोपिया में अभी 2017 चल रहा है, बाकी देशों में या पूरी दुनिया में जो है वो 2025 चल रहा है। इसके अलावा यहाँ का अगर हम समुदाय की बात करें, जो रिलीजन की बात है, तो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स जो है वो क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम समुदाय है। और इसके साथ साथ अफ्रीकी संघ का ये मुख्यालय भी है। तो इन सब बातों की वजह से जो है एडिस अबाबा काफ़ी फेमस है। 100 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है, और ये अफ्रीका का हॉर्न कहलाता है। इसके बगल में अगर देखिएगा तो एरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया, केन्या, दक्षिणी सूडान और सूडान है। जो इथियोपिया की जो करेंसी है, वो मुद्रा, वो ATB कहलाती है, बिर। और यहाँ पे भाषाएं चलती हैं अमारिक, ओरोमो, ट्रिगेनिया, सोमाली। धर्म के बारे में मैंने बता ही दिया कि ईसाई धर्म है और मुस्लिम है, इस्लाम धर्म। तो ज्योग्राफी पे आते हैं। अब ज्योग्राफी जो है उसके लिहाज से जब हम इथियोपिया को देखते हैं तो काफ़ी हाई लैंड्स हैं यहाँ पे, और मोस्टली जो है वो पठार का भाग है। जो अबिसिनियन हाईलैंड्स है वो इथियोपिया का पठार है। इसके अलावा जो ग्रेट रिफ्ट है वो पूरे देश को डिवाइड कर देती है 2 भाग में, और सिमियन माउंटेन्स हैं। जब इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखते हैं हम, तो ये अफ्रीका का जो ये पार्ट है हॉर्न वाला, ये वही पार्ट है जो इंडिया में हम जो हमारा प्लेट्यू वाला पार्ट है दक्कन का, उसकी बात करते हैं। तो गोंडवाना लैंड जो सबसे प्राचीनतम लैंड था, उसी का पार्ट हमारा दक्कन प्लेट्यू होता है। इसी तरह एरिट्रिया जो है वो उसी गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है, और यहाँ की जो चट्टानें हैं वो प्राचीन प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं। इसके अलावा मेसोजोइक एरा में जो है वो सेडिमेंटेशन हुआ, जो तलछट और फिर क्वाटरनरी जो वोल्केनिक एरप्शंस हुए, ज्वालामुखी, तो उसकी वजह से जो है बेसाल्ट की मोटी परतें भी हैं, जो यहाँ के लैंड का 2/3 हिस्सा कवर करता है। और इसके साथ साथ एरिट्रिया में ज्वालामुखी गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, और जियोथर्मल एनर्जी की भी कैपेसिटी है। तो ये सब चीज़ें जो है इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को बिल्कुल यूनिक। जो इथियोपिया का पठारी पार्ट है अबिसिनियन हाईलैंड्स, वो काफ़ी हाई है, 1290 से लेके 3000 मीटर तक इसकी हाइट है। और रास दशेन जो है ये माउंटेन है इसका। ग्रेट रिफ्ट वैली जो इस देश को सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है, जो पठार के बीच में तिरछा काटती हुई एक विशाल विवर्तनिक घाटी है, जो देश के बीचों बीच से गुजरती है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देती है। इसके अलावा पर्वत और घाटियाँ हैं, जैसे सिमियन माउंटेन रेंजेस है, और ब्लू नाइल गॉर्ज है। जो गॉर्ज भी जो है वो एक यूनिक फीचर है। अगर हम इनके रिवर की बात करें तो नाइल रिवर जो है वो ताना झील से निकलती है, और कई अन्य नदियां जो है पठार को काटते हुए चलती हैं। वेदर के लिहाज से देखें, जलवायु अगर, तो मौसम के हिसाब से जलवायु यहाँ पे चेंज होती है। जो निचले इलाके हैं वो ह्यूमिड है और काफ़ी वहाँ पे प्रेसिपिटेशन है, और जो ऊंचाई पे जो भाग है वहाँ पे ठंडी जलवायु है और अल्पाइन है। तो मौसम भी यहाँ उसी हिसाब से है। एक ठंडा मौसम होता है जिसमें काफ़ी ठंड पड़ती है, शुष्क मौसम है वो ड्राई है, और फिर बारिश का मौसम जून और सितंबर तक है। तो ये जो
प्री कैम्ब्रियन चट्टानें वो इथियोपियन शील्ड का हिस्सा है जो प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप का था। तो जैसे जैसे इनकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं उसी तरह अभी जो उनका ज्योग्राफिकल लैंड फॉर्म है उसका रीजन जो है क्लियर हो जाता है। तो अभी जैसे इनके बनने में तलछट है, मेसोजोइक है, सेडिमेंटेशन की चीज़ें हैं और बेसाल्टिक लावा भी है। तो उसी तरह से यहाँ के जो चट्टानों की संरचना है और उसका टेक्सचर है उस हिसाब से डिपेंडेंट है। तो चूना पत्थर मिलता है यहाँ पे, जहाँ पे जिस पार्ट में सेडिमेंटेशन का हमें प्रमाण मिलता है। इसके अलावा बलुआ पत्थर है जो उसका भी सेडिमेंटेशन है, जो ज्वालामुखी की चट्टानों से ढक गई है, मतलब उसके ऊपर जो है वो बेसाल्टिक चट्टानों की परतें दिख जाएंगी आपको। सीनीजोइक एरिया में जो 65 मिलियन ईयर्स में जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लावा प्रवाह हुआ, मतलब काफ़ी वोल्केनिक एरप्शन हुए और उसकी वजह से एरिट्रिया का 2/3 पार्ट जो है वो बेसाल्टिक लावा से ढका हुआ है। वो 300 से लेकर 3000 मीटर मोटी परत है। एक अफार ट्रायंगल है यहाँ पर जहाँ पे अभी भी ज्वालामुखी जो है वो एक्टिव है और फिर अचानक 10,000 से लेकर 12,000 साल बाद ये जो है अभी हाल में जो है रिसेंटली ये एक्टिव हो गया, जैसे हैलीगुबी ज्वालामुखी है, जिसकी वजह से भारत में भी जो है वो आशंका हुई कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उस ज्वालामुखी से निकली हुई जो गैस हैं और एशेस हैं वो काफ़ी दूर तक, काफ़ी ऊंचाई में जाकर जेट स्ट्रीम के हवाओं के साथ साथ इस साइड गुजरात की तरफ से इंडिया में प्रवेश कर गई थी। गोंडवाना लैंड की टूटने और अफ्रीकी प्लेट के विखंडन से जो रिफ्ट वैली बनी, जिससे अभी वर्तमान स्थलाकृति बनी है, उस रिफ्ट वैली में एक सबसे यूनिक चीज़ है कि वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा मिनरल्स और कीमती चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा हीरे, पन्ने और कोयला के मिलने के संकेत हैं। कल्चर की बात अगर हम करते हैं तो इथियोपिया जो है वो बिल्कुल मिक्स कल्चर वाला देश है। यहाँ पे डाइवर्स कल्चर्स मिलती हैं और सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है अर्थव्यवस्थाओं में ये बढ़ रही है। इसका विकास जो है मुख्य रूप से कृषि से धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्रों और सेवा क्षेत्रों की तरफ बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पे कई सारी जो है चुनौतियाँ भी हैं। ऐतिहासिक रूप से चूँकि कृषि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रही है और कॉफ़ी का सबसे बड़ा ये उत्पादक रहा है इस कॉन्टिनेंट में, लेकिन इसके अलावा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है कि यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ एक तो एक्टिव हो गई हैं। 10.2% यहाँ पे जीडीपी वृद्धि का ये देश जो है एम करता है, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन क्षेत्रों में इनको डेवलपमेंट की गुंजाइश दिखती है, जैसे विशेष रूप से उद्योग में, कृषि में जो है और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी डेवलप हो ही रहा है। जीईआरडी जो है वो नई उर्वरक और प्राकृतिक परियोजनाओं जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है और एक्सपोर्ट पर फोकस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पर कल्चरली चूँकि 80 से ज़्यादा यहाँ जनजातीय समूह हैं और बहुत ज़्यादा अनूठी परंपराएं, अनूठी भाषाएं हैं, तो उसके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। 90 भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं और संघीय सरकार है यहाँ पे, जबकि ओरोमो, सोमाली और ट्रिगिनिया भी जो है वो और भी लैंग्वेज है। जो कुछ चैलेंजेस हैं इथियोपिया में एज अ गवर्नमेंट और एज अ पॉपुलेशन, जो यहाँ पे डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक तो यहाँ पे पीने का पानी जो है वो एक समस्या रही है हमेशा, और फिर इनके जो इंटरनल सिविल वॉर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रही है, जैसे टिग्रे का संघर्ष। फूड सिक्योरिटी भी जो है वो अभी नहीं अचीव कर पाया है इथियोपिया, और स्वच्छता सेवाएं जो है वो अपर्याप्त हैं, और जीडीपी का जो है वो घरेलू बचत दर वो भी जो है वो कम है। इसकी वजह से यहाँ डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है। सरकार का ध्यान जो है वो किसी भी तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्राप्त करने की तरफ है और उसके लिए वो औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है और कई सारे सुधार जो है कंटिन्यूसली किए जा रहे हैं कि किसी तरह इंटरनल स्टेबिलिटी और पीस जो है वो स्टैब्लिश हो सके। और बिना जब तक जो है ये आंतरिक इनके जो अशांति की चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती, इथियोपिया के भविष्य के लिए और प्रगति के लिए बहुत ही मुश्किल है।
जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है इनकी इथियोपिया की, चूँकि ये अफ्रीकन हॉर्न पर है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन है इनकी, और इस वजह से अगल बगल के देशों से जो है व्यापारिक संबंध इनके काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। जैसे भारत जो है वो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है इथियोपिया में, और 2025 में जो है वो डिफेंस से रिलेटेड जो है रक्षा सहयोग संयुक्त राष्ट्र रक्षा बैठक जो है पहली बार आयोजित हुई है, और कई चीज़ों में जो भारत जो है इनका पार्टनर है, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान है और विकास के संबंधित सहायता भी दी जाती है। और सहस्रों मतलब 100 बरस से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है भारत और इथियोपिया के व्यापारिक संबंधों का। 1950 के दशक में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल रिलेशंस दोनों के बीच में मजबूत हुए हैं, और इसमें भारत ने जो है वो कृषि और बुनियादी ढांचों में भी इथियोपिया को काफ़ी हेल्प की है, और ये ध्यान दिया गया है कि ये चीज़ें सतत जारी रखें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।